मुअज़्ज़ज़ सामीन, दूसरी जंग अज़ीम की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जर्मनी पर इत्तेहादी अफ़वाज ने हमला किया और इसके दारुल खिलाफा यानी कि बर्लिन पर अमरीका, बरतानिया और रूसी फ़ौजों ने यलग़ार की। मगर इसको जानने से पहले हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की दिलचस्प तारीख़ी और मालूमात से भरपूर वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें और आपके इल्म में इजाफ़ा हो। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बर्लिन की तरफ हमले में इत्तेहादी अफ़वाज और जर्मनी की फ़ौज के दरमियान कैसे शदीद झड़पें हुई और इसका क्या नतीजा निकला। एक सिमत से अमेरिका और बरतानिया, दूसरी तरफ से रूसी फ़ौजें जर्मनी की सरहद में दाखिल हो चुकी थीं, मगर अभी मंजिल मकसूद दूर थी। नाज़ी एक एक इंच ज़मीन के लिए सख्त मज़ाहमत कर रहे थे और इत्तेहादी अफ़वाज के पैर भी एक दो मकामात पर उखड़ गए थे। मगर जर्मनी चूंकि हर सिमत से घिर चुका था, इसलिए इसके जवाबी हमले ज़्यादा कामयाब न रहे। नाज़ी जर्मनी अमेरिका और बरतानिया को तो गवारा कर लेते, मगर रूसियों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। इसीलिए अब ज्यादा गर्मा गर्मी रूसियों के साथ जंग पर ही हो गई थी, जो मरते कटते आहिस्ता आहिस्ता जर्मनी की सरजमीन में बढ़ते चले आ रहे थे। कभी इनकी पेशकदमी ज्यादा तेज हो जाती और कभी आहिस्ता और गाहे रुक भी जाती थी, लेकिन वो संभल कर फिर कदम बढ़ाने लगते। मुख्तसर ये कि सारे इत्तेहादियों का रुख बर्लिन की तरफ हो गया था। जर्मनों को मज़ाहमत के सिलसिले में काफी जानी नुकसान उठाना पड़ रहा था और इत्तेहादी भी महफूज न थे। इन्हें भी आगे बढ़ने की बड़ी कीमत अदा करना पड़ रही थी। आखिर मशरकी महाज पर लड़ते लड़ते रूसियों के मुकाबले में नाज़ी जर्मनी की तादाद कम होती चली गई, यहाँ तक कि 15 अप्रैल 1945 तक रूसी फौज और जर्मनी की फौज में फौजियों की तादाद और असलहे की तादाद में काफी और नुमायां फर्क हो गया था। रूस के पास 193 डिवीजन आर्मी जबकि जर्मनी के पास 85 डिवीजन आर्मी थी। रूसियों के पास 41,000 तोपें और जर्मनी के पास 10,000 तोपें थी। रूस के पास 7,500 जंगी हवाई जहाज जबकि जर्मनी के पास 3,300 जंगी हवाई जहाज थे। इन फौजी आदाद शुमार को जहन में रखते हुए रूसी साजो सामान और फौज की तादाद का पल्ला बहुत भारी हो गया था और इसका इतनी कसीर तादाद के साथ बर्लिन की तरफ बढ़ना यकीनन नतीजा खेज साबित हो सकता था। बहरहाल अब नाजियों के हमले रुके हुए थे। इसमें ये फौजी मसलहत भी शामिल थी कि रूसी हमले के खौफ और हरास में मुब्तला रहें और इनका मोराल कमज़ोर पड़ जाए। यहाँ तक कि एक दिन जर्मन इन पर अचानक हमला करके इनकी सफ़ों में अबतरी मचा दें। इसीलिए नाज़ी जर्मनों ने शब व रोज़ की कोशिश से बर्लिन के दिफा का सामान किया, मगर ये सूरत हाल ज़्यादा दिनों तक कायम ना रह सकी, क्योंकि इत्तेहादी अफ़वाज यानी कि अमेरिका, बरतानिया और रूस की फ़ौजें बराबर आगे बढ़ते चले आ रहे थे और इन सब का रुख बर्लिन की ही तरफ था। इस वजह से नाजियों को अपनी दिफाई तैयारियों के साथ साथ इत्तेहादी अफ़वाज की पेशकदमी रोकने में भी जान और वक़्त सर्फ करना पड़ रहा था। इस दौरान रूसी मार्शल जनरल ज़ोकोव रूसी फौजों के मुआयने के लिए आया और फौजियों ने कौमी परचम हाथ में लेकर अहद किया कि मर जाएंगे मगर कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इसके बाद रूस की 8 आर्मी ने जर्मनों के एक मोर्चे पर हमला किया और खासी खूनरेजी के बाद इसको तोड़कर आगे निकल गए। अब गोया लड़ाई रात दिन का मामूल हो चुकी थी। कभी बड़े हमले होते थे और कभी छोटी छोटी झड़पें होने लगती। हर गोशा मैदान जंग बना हुआ था। 21 अप्रैल तक रूसी फौजें बर्नू के इलाकों से निकलकर बर्लिन की सड़क के करीब जा पहुंची। बर्लिन का जनूबी हिस्सा इनके सामने था और चंद यूनिट बर्लिन में भी दाखिल हो गए थे, जिसके बाद सड़कों पर छोटी मोटी लड़ाइयां होने लगी। मगर बर्लिन का सेंटर अभी काफी दूर था। इस तक पहुंचने के लिए बहुत सी जानें कुर्बान करना थीं और रशियन आर्मी की यूक्रेन रेजिमेंट को जनूब मशरिक से हटाकर आगे बढ़ाना था। इससे बर्लिन की फतह ज्यादा दुश्वार ना रही। 1813 में जब रूसी
नेपोलियन बोनापार्ट की बच्ची कुची फौज का तअक्कुब कर रहे थे तो इन्होंने बर्लिन पर भी कब्जा कर लिया था। अब हिटलर की फाशिस्ट हुकूमत फिर रूस को बर्लिन पर कब्जा करने की दावत दे रही थी। बहरहाल अप्रैल 1945 के इख्तिताम तक रूसी अफवाज बर्लिन जा पहुंची, मगर इसे फतह करना बड़ा दुश्वार काम था क्योंकि हिटलर किसी शहर का नाम न था बल्कि एक जबरदस्त दिफाई और मजबूत किला था। इसकी लातादाद दूर मार तोपें रूसियों पर आग बरसा रही थी। इसकी संगीन इमारतें, 113 जेर जमीन रेलवे स्टेशन और 20 फौलादी तामीरात जर्मनों की जबरदस्त पनाहगाहें थी। खुद हिटलर की इंपीरियल चांसलरी जहाँ पे वो रहता था एक फौलादी किला की हैसियत रखती थी। बर्लिन शहर की हालत ये हो चुकी थी कि अमेरिका और बरतानिया ने इस पर बम बरसा कर इसे छिलनी कर डाला था। गर्ज 25 अप्रैल 1945 को रूसियों ने बर्लिन की बाकायदा जंग शुरू कर दी और आगे बढ़ने लगे। इसके बाद तोपों की गन गरज से जमीन हिलने लगी। बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें रेत की दीवार की तरह बैठने लगी और शहर में जैसे जलजला आ गया। तमाम रात दोनों तरफ से शदीद गोलाबारी होती रही और सुबह तक मरने वालों की तादाद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया था। इमारतों के मलबे, लाशों के ढेर, हर तरफ जख्मियों की आह और बका, धुआं, आग और गोलों की बौछार, कैसा लर्ज़ाखेज़ समा था। इस तबाही के हंगामे में हिटलर की ये कोशिशें मुसलसल जारी रहीं कि विंस्टन चर्चिल जो कि बरतानवी वजीर आज़म था और ट्रूमैन जो कि अमरीकी सदर था, इनसे एक समझौता हो जाए जिसके तहत बरतानिया, अमरीका और जर्मनी तीनों मिलकर रूसियों को जर्मनी की सरजमीन से निकाल दें। ये सिर्फ कयास नहीं बल्कि ये एक हकीकत है कि हिटलर आखिर वक्त में इस किस्म का कोई मुआहदा करना चाहता था। हिटलर की मौत के मौके पर गुफ्तगू करना दिलचस्पी से खाली न होगा क्योंकि अब तक ये सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई हिटलर ने खुदकशी की थी और इसकी लाश पेट्रोल छिड़कने के बाद इसके ड्राइवर ने जला दी थी। रूसी इस सवाल का जवाब ये देते हैं कि बर्लिन के बाद वो सबसे पहले हिटलर की चांसलरी जहाँ पे वो रहता था उसमें दाखिल हुए थे। इस बिना पर यकीन से कह सकते हैं कि हिटलर और इसकी महबूबा ईवा ब्राउन ने एक साथ खुदकुशी की थी और हिटलर की लाश एक कालीन में लिपटी हुई 48 घंटे तक जलती रही थी। खुद रूसियों ने हिटलर की लाश का जलने का मंजर अपनी आंखों से देखा था। हिटलर के शोफर यानी कि ड्राइवर का कहना है कि इसने हिटलर की वसीयत के मुताबिक इसकी लाश पर सैकड़ों टन पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई थी। इसका ये बयान तो दुरुस्त है मगर ये सही मालूम नहीं होता। मगर आज इस वाक़ये को सालों गुजर गए, कौन कह सकता है कि किसका बयान दुरुस्त था। हिटलर की खुदकशी से चंद रोज पहले हिटलर के प्रोपेगेंडे का वजीर गोएबल और बोरमन ने मिलकर इंतहाई कोशिश की थी कि इत्तेहादियों के दरमियान फूट पड़ जाए। इसमें हिटलर का मशवरा भी शामिल था। यह सब कुछ इसलिए किया गया था ताकि रूसियों को जर्मनी की सरजमीन से किसी न किसी तरह निकाल कर बाहर किया जाए। कहा जाता है कि हिटलर की मौत से चंद रोज पहले इसके साथियों ने अमेरिका, बरतानिया और जर्मनी के दरमियान एक मुआहदे का मसवदा तैयार किया था मगर वो बेकार था क्योंकि इस पर इत्तेहादी अफवाज के अगर तीसरे साथी यानी कि रूस के दस्तखत ना होते तो इसकी कोई कीमत नहीं थी। बहरहाल बर्लिन की तस्खीर के दो फरीक थे, एक अमेरिका और बरतानिया और दूसरा फरीक रूस। रूसी हाई कमान ने 25 अप्रैल को हुक्म जारी किया था कि नाजियों की शदीद मज़ाहमत के बावजूद बर्लिन को फतह करने के लिए जो पेशकदमी की गई है इसका सिलसिला बराबर जारी रखा जाए और इसमें कोई तातुल पैदा ना हो। चुनाचे रूसियों की 8th आर्मी ने मजीद टैंकों और तोपों से बर्लिन की ईंट से ईंट बजानी शुरू कर दी। किसी भी शहर में दाखिल होने के बाद मुसलसल हमला जारी रखना दुश्वार होता है क्योंकि सड़कें और इमारतें जंगी साजो सामान की नकलो हरकत यानी कि मूवमेंट को मुश्किल बना देती हैं।
اس کے علاوہ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ کسی عمارت یا تہخانوں میں دشمن چھپا نہ بیٹھا ہو اور موقع پاتے ہی حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑے۔ برلن میں بھی یہی ہوا۔ روسی شہر میں بڑھنے لگے تو گلی کوچوں اور عمارتوں کے اندر چھپے ہوئے جرمنیوں نے ان پر آگ برسانی شروع کر دی۔ اس سے بڑھتی ہوئی فوج کے بہت سے سپاہی مارے گئے۔ ایک عورت اپنی ننھی سی بچی کو گود میں اٹھا کر جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی، مگر اندھا دھند گولیوں کی بارش سے کون بچ سکتا تھا۔ ایک سپاہی کی گولی اس عورت کو لگ گئی اور وہ گر پڑی، مگر اس نے اپنی بچی کو جسم کے نیچے چھپا لیا تاکہ اس کو گولی نہ لگ جائے۔ آخر دوسری گولی نے اس عورت کا کام تمام کر دیا۔ روسی فوج کی شدید فائرنگ کے سبب سے نازیوں کو دیواروں اور بلڈنگوں کی اوٹ لے کر فائرنگ کرنی پڑ رہی تھی۔ اس سے ایک تو ان کے نشانے خطا جا رہے تھے اور دوسرے اوٹ کی وجہ سے روسیوں کی طرح مسلسل فائرنگ نہ ہو سکتی تھی۔ پھر بھی ان کی وہ فوجیں جو دوسری طرف سے سڑکوں پر آ گئی تھی روسیوں سے شدید تر جوابی حملہ کرتی رہیں۔ اس حملے میں ٹینک اور توپیں بھی شامل تھیں۔ نازی جو عمارتوں کے اندر یا عقب سے فائرنگ کر رہے تھے اب بڑی ترکیب سے لڑنے لگی تھی۔ فائرنگ کرتے کرتے وہ رک جاتے جیسے روس والوں کی گولیوں سے سب کے سب مر گئے ہوں، مگر جب روسی فوجی آگے بڑھتے تو وہ اچانک شدید گولہ باری شروع کر دیتے۔ اس سے بہت سے روسی سپاہی مارے گئے۔ بہرحال نازی ایک ایک انچ پر سخت مزاحمت کرتے رہے۔ اس سے روسیوں کی پیش قدمی بہت سست پڑ گئی۔ لڑتے لڑتے روسی سپاہی برلن کے ایک ایسے مقام تک جا پہنچے جہاں وہ براہ راست گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے، کیونکہ اس جگہ پر جرمن فوج عمارتوں کے ملبے اور گھروں کے اندر سے فائرنگ کر رہے تھے۔ ایسے حالات سے نمٹنا بڑا مشکل ہو گیا تھا۔ آخر روسیوں کو آتش بار مشینوں سے کام لینا پڑا جو کہ آگ کے شعلے نکالتے تھے اور ان کے شعلے دور دور تک پہنچتے تھے۔ اس ہتھیار سے نازی جل کر رہ گئے اور جو زندہ بچے انہیں بھاگنا پڑا۔ ہٹلر نے روسی ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک بہت ہلکی سی توپ ایجاد کی تھی جس کو بآسانی کندھے پر رکھ کر لے جایا جا سکتا تھا، لیکن یہ ہلکی ٹینک شکن توپ کارآمد ثابت نہ ہو سکی اور روسی ٹینک بدستور بڑھتے رہے۔ اسی اثناء میں روسیوں نے دیکھا کہ 400 لڑکے اسکول کے لباس میں چلے آ رہے ہیں۔ ان میں سے کسی کی عمر 14 سال سے زیادہ نہیں تھی، مگر وہ سب ٹینک شکن توپیں اٹھائے روسی فائرنگ لائن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ روسی سپاہی انہیں دیکھ کر بہت پریشان ہوئے اور روسی فوج کے افسر بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ کیا ان معصوم بچوں کو مار ڈالا جائے۔ آخر طے یہ پایا گیا کہ ان پر فائرنگ نہ کی جائے بلکہ کسی طرح سے ان سے ٹینک شکن توپیں چھین لی جائیں، مگر مشکل یہ آ پڑی کہ لڑکوں نے روسیوں کے قریب پہنچ کر اپنے کاندھوں پر رکھی ہوئی ٹینک شکن توپیں چلانی شروع کر دی، جن سے روسیوں کا نقصان ہونے لگا۔ آخر کار ان پر فائرنگ کرنی پڑی۔ اگلی صف کے ساتھیوں کو گرتا دیکھ کر باقی لڑکے بھاگ نکلے اور سب کے سب مرنے سے بچ گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لڑکوں کو مرنے کے لیے کس نے بھیجا تھا؟ یہ ان کی ماؤں کی کارروائی تو نہیں ہو سکتی تھی، بظاہر تو کسی دیوانے کی حرکت ہو سکتی ہے۔ آخر روسی فوجیں اس مقام تک آ گئی جہاں سے امپیریل چانسلری کا فاصلہ 400 میٹر سے زیادہ نہ ہوگا، اور یہی امپیریل چانسلری ہٹلر کی پناہ گاہ تھی جس کی حفاظت کے لیے ایس ڈویژن مامور تھا۔ یہ ڈویژن ہٹلر کا جانثار تھا۔ روسیوں نے سوچا کہ چانسلری کے قریب اگر کسی ایک عمارت پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا تو انہیں قدم جمانے کو جگہ مل جائے گی اور وہ عمارتوں کے ملبے اور شکستہ دیواروں کی آڑ لیتے ہوئے چانسلری تک جا پہنچیں گے۔ لیکن روسی ہائی کمان کا حکم آیا کہ چانسلری کی طرف جھپٹنے میں جلدی نہ کی جائے اور ایک ہی بار میں زیادہ آدمی اس کی جانب پیش قدمی نہ کرے بلکہ تھوڑے تھوڑے جائیں، کیونکہ کسی کو بھی اندازہ نہ تھا کہ چانسلری کے محافظ ڈویژن کی اصل تعداد کیا تھی اور وہ ڈیفینس کرنے کا کیا طریقہ اختیار کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی راہ میں ایک نہر بھی تھی جس کا پل کچھ عجیب و غریب سا دکھ رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے اس پل تک پہنچنے کی کوشش کرنا گویا موت کو دعوت دینا تھا۔
क्योंकि इत्तेहादियों ने जब से बर्लिन की तरफ पेशकदमी की थी, इस वक्त से हिटलर ने इस शहर की हिफाजत की खातिर जालों का एक निज़ाम बना डाला था और जगह जगह कदम कदम पर पोशीदा खंदके और तहखाने, जिनके अंदर छुपकर जर्मन फौज आगे बढ़ने वाले दुश्मनों का सफाया करते रहते थे, यहाँ तक कि इन्हें भारी टैंकों से भी रौंद दिया जाता। गर्ज बर्लिन को फतह करना आसान काम न था और चांसलरी तक पहुंचना तो मौत के मुंह में जाना था। अजीज सामीन, हिटलर की इस शिकस्त और बर्लिन की फतह की वीडियो आपने देख ली। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि हिटलर का क्या अंजाम हुआ और रूसी फौज ने कैसे इंपीरियल चांसलरी यानी कि हिटलर की रिहाइश गाह और बंकर जहाँ पे वो रहता था को कैसे फतह किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।